हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विद डॉक्टर आलम। और एक बार फिर से हम हाजिर है टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लेके। इस बार जो टेस्ट सीरीज है वो कंडक्ट किया गया 18 नवंबर 2024 को एट मंत्रा कैरियर इंस्टीट्यूट। द सिलेबस वाज थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड साउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 1 to 25। जो लोग भी क्वेश्चन पहले नहीं देखे हो वो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पॉज करके पहले आप पढ़ा कीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं पहला क्वेश्चन। आइए। एयर इन ए सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाय अ पिस्टन which is then maintained at the same position with the passage of time। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में जब सडन प्रोसेस की बात करें तो कौन सा प्रोसेस आपके दिमाग में पहले आता है? ध्यान रखिएगा, सडन आ रहा है मतलब एडियाबेटिक की तरफ मामला है, क्योंकि एडियाबेटिक का मतलब है कि आपको बाहर के इन्वायरमेंट से हीट का लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप अगर सडन कंप्रेस करेंगे इस तरह से गैस को, तो ये हीट के लेने देने के लिए टाइम चाहिए। सडन करेंगे तो टाइम नहीं है, तो इसलिए हीट का लेना देना होगा नहीं। जो आपने काम किया है वो इसके इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। ठीक, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जब पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा देर आप रुकेंगे तो धीरे धीरे तब हीट बाहर आना शुरू होगा, क्योंकि अब तो सडन वाला बात नहीं है। तो हीट बाहर आना शुरू होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगा, उसके वजह से गैस का स्पीड कम होने लगेगा, आरएमएस स्पीड कम होने लगेगा, और उसके वजह से जो दीवार पे वो टक्कर मार रहा था जिसके वजह से प्रेशर था वो कम होने लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो अकर्स एट समथिंग कांस्टेंट, थोड़ा ये मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि इस जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस नाम लिया जाएगा तो आपको एक ऐसी दीवार इमेजिन करनी है जो दीवार हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करती है। ठीक, तो हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा तो जो अंदर का हीट है वो बना रहेगा, वो बना रहेगा। और इसी को इस क्वेश्चन में एट कांस्टेंट हीट कह दे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, हीट का लेना देना नहीं होता है, ये वाली बात एडियाबेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ गैस है, एक्सपैंड कर रहा है V1 to V2। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। तो अलग अलग प्रोसेस देके पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, वर्क का जब कंपेयर करना है तो आप पीवी डायग्राम ले लेंगे। V1 से V2 तक ले रहे हैं, और तब अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक है, अगर आइसोबारिक है तो कैसा ग्राफ मिलेगा, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ये पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में कैसे होगा, तो जैसे एक्सपैंड करेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज दोनों में होगा, आइसोथर्मल में भी और एडियाबेटिक में भी। ज्यादा किस में होगा, तो ज्यादा उसमें होगा जिसमें बाहर से कोई हीट सप्लाई करने का मामला नहीं है। आइसोथर्मल में आपको बाहर से देना होगा, बाहर से देना होगा। ठीक, तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है इसके लिए एडियाबेटिक में जब इंटरनल एनर्जी से ही लिया गया है तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी तेजी से गिरेगा, इसलिए प्रेशर तेजी से गिरेगा तो वो जल्दी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आइसोथर्मल जो होगा वो बीच में कहीं होगा, तो ये है आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक। तीन प्रोसेसेस में कंपेयर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा।
कई बार ये सिर्फ ग्राफ देके पूछ देगा आपसे, तीनों प्रोसेस में अगर ये ए बी सी है तो कौन क्या है। ठीक, अब आइए वर्क डन कंपेयर करने में। तो आप जानते हैं पीवी डायग्राम पे जो एरिया अंडर ग्राफ है वही वर्क डन है। तो V1 से V2 तक जाइए, ये एरिया अंडर ग्राफ है एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल लेंगे तो ये एरिया में कुछ और एरिया जुड़ जाएगा, मतलब वर्क डन ज्यादा होगा। आइसोबारिक में कुछ और एरिया जुड़ेगा, मतलब वर्क डन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। एंट्रोपी इसमें से किसमें चेंज नहीं कर रहा है उसकी बात कर रहा है। चलिए देखा जाएगा करके। कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर टू ए कोल्ड। देखिए एक बार जब हीट आप निकाल लिए हॉट रिजर्वायर में से तो उनका इंटरनल एनर्जी कम हो गया, तो रैंडमनेस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एंट्रोपी घटा। कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क आइसोबारिकली। आइसोबारिकली यानी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप काम करवाए हैं तो ये एक्सपेंशन हुआ है और बाहर से हीट सप्लाई होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। किसमें? आइसोथर्मल में, ये आइसोबारिकली में, कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक, तो यहां पे बढ़ रहा है क्या? एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ रहा है। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इंटरनल एनर्जी, यहां तो खुद इंटरनल एनर्जी में ही बदल दिया, तो फिर से एक बार बढ़ रहा है, लेकिन वर्क को हीट में बदल दिया, अब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाया, तो उनका इंटरनल एनर्जी सेम रहा। ठीक, जो वर्क हुआ वो हीट में, या जो हीट दी है वो वर्क में, तो यहाँ पे न बढ़ना न घटना, और यही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। देखिए अगर आइडियल गैस लिख दे तो आपको मोनोएटॉमिक ही लेना है, ठीक है, क्योंकि डाई एटॉमिक का कॉन्सेप्ट आइडियल के लिए है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे है, तब फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएगा, किसी भी तरह से घुमा के दे। कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो वो कुछ इंटरनल एनर्जी में जाएगा और बाकी वो काम करेगा, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी हीट सप्लाई करते हैं वो उसके इंटरनल एनर्जी में जाता है। तो ये इस तरह का रेशियो यहाँ लिख रहे हैं, तो बेसिकली ये वाला रेशियो है, ठीक है। और अब आप मोनोएटॉमिक बोल रहे हैं तो आप जानते हैं कि Cp हो जाएगा 5/2 और Cv हो जाएगा 3/2। ये रेशियो पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनटू इंटरनल, तो इसको पलट दीजिए, इंटरनल बाई टोटल, तो ये 3, 2 से 2 काट दीजिए, 3/5। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नहीं आया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ है, मैंने पढ़ा था अभी, ठीक, पढ़ लिया आपने, और सॉल्यूशन पीछे वाले में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग, ठंडी के दिन में सुबह सुबह आपको कोई मेटल का ब्लॉक है वो और लकड़ी का ब्लॉक है वो, तो ये दोनों उसी कमरे में रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि अगर कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो मेटल का भी, जो लोहे का है अगर मान लीजिए, तो वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, जो लकड़ी है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि कमरा, लकड़ी और मेटल सभी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन जैसे ही आप मेटल वाले को टच करेंगे, जैसे ही आप मेटल वाले को टच करेंगे, ये आपके शरीर से हीट लेके फटाफट ये आगे भेजना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो आप 37 डिग्री सेल्सियस आपका हाथ था, तो ये धड़ाधड़ लेने लगेगा, ये भी 37 पे आना चाहेगा, ठीक। ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट आपके बॉडी से होगा ना, इसी को ठंड लगना कहते हैं, ठीक, ठंड लगना कहते हैं, कि भाई वो कितना ठंड लग रहा है। ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आया नहीं, ट्रांसफर होता रहा कुछ देर तक। लेकिन अगर लकड़ी को टच किए तो ये अच्छा कंडक्टर है नहीं हीट का, इसका जो ऊपरी सरफेस है वो तुरंत आपके हाथ के सरफेस टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और आपको ये उतना ठंडा नहीं लगेगा, थोड़ी देर तक लगेगा, तुरंत फिर उसके बाद नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है।
ये बात। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नहीं, अ ब्लॉक ऑफ फूड इन द हॉट फील इक्वली कोल्ड और इक्वली हॉट। तो कुछ नहीं, ये पूछ रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। तो तीनों बराबर है। इट इज हॉटर for the same distance over the top of a fire than it is in the side of it, mainly because, देखिए अगर अलाव जल रहा है तो अगर ऊपर वाले किसी पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं वहां का टेम्परेचर, तो यहां पे देखिए ये जो हॉट गैसेस होंगे इनके, ये सब ऊपर उठ रहे होंगे, ठीक है। रेडिएशन जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो सभी तरफ निकल रहा होगा। ये हॉट वाला ऊपर क्यों चढ़ रहा होगा? क्योंकि जैसे वो गर्म होगा वो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर उठेगा। तो ये हीट को आपके, अगर आप इस पॉइंट पे अपना हाथ रखें तो वहां तक ले जा रहा है। और रेडिएशन की बात अगर आप करेंगे तो रेडिएशन तो सब जगह एक बराबर, सब जगह एक बराबर हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए साइड में अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन है, ऊपर बात कर रहे हैं तो ऊपर रेडिएशन और कॉन्वेक्शन दोनों है, दोनों है, ठीक। रेडिएशन प्लस कॉन्वेक्शन, इसलिए ऊपर ज्यादा गर्म लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाई। देखिए आप जानते हैं यूनिवर्स का जो ज्यादातर स्पेस है वो वैक्यूम है। सिर्फ प्लैनेट और स्टार के पास ही मटेरियल पाए जाएंगे, बीच में तो पाए नहीं जाएंगे। बीच में या तो उन्हीं का डेब्रीज होगा, वही डेब्रीज अगर बड़ा हो गया तो प्लैनेट हो गया, छोटा है तो एस्टेरॉयड है, मेटेओराइट्स है, कुछ कुछ नाम देंगे। एनीवेज बाकी तो सब जगह वैक्यूम है। स्टार से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्पेस में, वैक्यूम में, उसके लिए नेचर ने जिसको जिम्मेवारी सौंपी उसी का नाम रेडिएशन है। ध्यान रखिएगा, कंडक्शन होने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है और कन्वेक्शन होने के लिए भी मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये दोनों में मटेरियल चाहिए, ठीक है। फर्क क्या होगा तब? फर्क ये होगा कि कंडक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? तो वाइब्रेशन से जाएगा। यहाँ के मॉलिक्यूल आगे को दे देगा, वो आगे को दे देगा। एक्चुअल में मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा, मॉलिक्यूल जहां था वहीं रहेगा। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है कि जैसे अगर आपने पानी गर्म किया, ठीक है, पानी गर्म किया तो नीचे वाला सब गर्म होकर ऊपर उठा, ऊपर उठा तो ऊपर वाला फिर नीचे भी आया। ये लगातार चलना हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल के एक्चुअल मूवमेंट से अगर हीट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका आना जाना हो रहा है कहीं भी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपके लिए काम होगा कि फोर्स्ड कन्वेक्शन किसको कहते हैं, जरा इसको देखिएगा, आपके लिए है ये फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है। एनीवेज जो तीसरा मामला है वो है रेडिएशन का। और रेडिएशन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक। तो स्पेस ने इसको चुना और यही पूरे यूनिवर्स में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted by the sun has its maximum value at a wavelength of इतना and emitted by the north side। देखिए ये हर बॉडी जो गर्म है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर रहा है, कम एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ठंडा हो रहा है, मैंने उल्टा बोल दिया,
जो गर्म है वो ठंडा हो रहा है तो ज़्यादा ये किया, जो गर्म है वो सही है, वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है। ठंडा होने के लिए ये सच है। जो ठंडा से गर्म हो रहा है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और कम इमिट कर रहा है। ठीक, मतलब हर टेम्परेचर पे बॉडी लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक, दोनों अगर बराबर होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एनीवेज, ये जो हॉट बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्टडी किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे स्टडी करते समय पता चला कि जो वेवलेंथ रिलीज होगा इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेन्स लॉ या वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ का इसलिए दिया गया, टेम्परेचर चेंज तो वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ इज जो है एक तरह का डिस्टेंस है तो उसमें चेंज आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नाम दिया गया। एनीवेज, यहां पे आइए, 2 स्टार देके बात कर रहा है तो कुछ नहीं, λ1 T बराबर λ2 T, T1 λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। ठीक है, वैल्यू दे दीजिए, निकल जाएगा दोनों स्टार के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेंगे, एक बार फिर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, और इस बार वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा है, कितना एनर्जी रिलीज होता है इसकी बात कर रहा है। तो कौन सा लॉ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है कि टेम्परेचर दे दिए तो पर सेकंड कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए आपके दिमाग में आना चाहिए स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, कभी कभी इसको स्टीफेंस बोल्जमैन लॉ भी कहते हैं। ठीक, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का ही डेफिनेशन है, ये जो है T⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, तो जो कांस्टेंट आता है उसको स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफन बोल्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। सिर्फ बोल्जमैन कांस्टेंट मत बोल दीजिएगा, वो अलग है, जो ½ kT ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए आता है। ठीक है, स्टीफेंस कांस्टेंट इसकी बात कर रहा है, कह रहा है टेम्परेचर को इतना से इतना कर दिए तो जरा इधर बताइए कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए, टेम्परेचर को पहले ले रहा है 280 केल्विन और बाद में हो जा रहा है 287 प्लस 273 16 560 560। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर को कर रहा है 2 गुना, तो एनर्जी रेडिएटेड कितना हो जाएगा 2⁴ 2⁴। एक बार फिर से इस क्वेश्चन में स्टीफेंस लॉ की ही बात कर रहा है, लेकिन कुछ और चेंज कर रहा है। देखिए जरा क्या चेंज कर रहा है, रेडियस को बड़ा कर दे रहा है तो एरिया बदल जाएगा, देखिए, और टेम्परेचर को कम कर रहा है, जो भी है टेम्परेचर और रेडियस को चेंज कर रहा है। और आगे पूछ रहा है एनर्जी वाली बात, तो UT इधर रहने दीजिए, A इधर ले जाइए T⁴। तो ये जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है ये प्रोपोर्शनल है एरिया T⁴। एरिया को आप कह देंगे πr² होगा, ये 4πr² होगा, स्फीयर है तो 4π कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, T⁴ हो गया। तो U1 बाई U2 R1² बाई R2²। टेम्परेचर पहले T था तो अब T/2 हो जा रहा है, पावर 4 दे दीजिए, हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो रेडियस डालिए, पहले वाला रेडियस के ये 100 गुना हो जा रहा है, तो अगर इसको R1 ली है तो ये 100 R1 हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर T लिए हैं तो T/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM के क्वेश्चंस अब आने लगे। पहले क्वेश्चन में विद अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड 6 दे रहा है,
एम्पलीट्यूड इतना दे रहा है, मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ईच। देखिए टाइम पीरियड 6 दे रहा है, सेकेंड ही है, SI यूनिट है, और एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक, पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे। यहाँ पे मीन पोजीशन पे V मैक्स होगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होता है? A मैक्स होगा, A मैक्स होगा। एनीवेज ये जो V मैक्स होता है ये ओमेगा इंटू A होता है। वैल्यू डाल दीजिए, ओमेगा टाइम पीरियड दे तब या फ्रीक्वेंसी दे तब आप तुरंत आपको दिखाई देना चाहिए कि उसके अंदर ओमेगा है, 2 पाई बाई ओमेगा, इसलिए ओमेगा पाई बाई 3, एम्पलीट्यूड 3, यूनिट्स तो सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से 3 काटिए, केवल पाई बच रहा है, पाई बच रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज। एक बार फिर से ये मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, टाइम पीरियड दे रहा है और एम्पलीट्यूड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लेंगे। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, 50 मिलीमीटर को SI यूनिट में बदलेंगे क्योंकि आंसर मीटर पर सेकेंड में है। टाइम पीरियड दे रहा है तो ओमेगा निकाल लेंगे, अभी अभी बात हुई थी। पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में। एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक बार फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल मिल रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, आगे भागिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन होता है, तो अगर इसको मैक्सिमम लीजिएगा तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ तो हमें अभी फिलहाल ये माइनस प्लस से मतलब तो है नहीं, सीधे हमको बताना है कि कितना है, वैल्यू बताइए। तो ओमेगा स्क्वायर ए, बात खत्म। तो क्या क्या दे रहा है देख लीजिए, इसमें से 2 चीजें दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया 3.5 रेडियन पर सेकेंड, और ये इतना, ठीक, वो वाला एक्सेलरेशन तो ये दे दिया, ये दे दिया। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो A बाई ओमेगा स्क्वायर, ए दे रहा है 7.5 SI यूनिट में ही है, ओमेगा दे रहा है 3 ये भी SI यूनिट में है, डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3.5 कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड दे रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ इज। देखिए अगर ये परसेंटेज थोड़ा बहुत दिए रहता, 2, 4, 5 तक बहुत है, तो आप जो एरर एनालिसिस का है उससे आप तुरंत बात कर लेते। फॉर एग्जाम्पल पहले तो लिख दीजिए टाइम पीरियड ओवर 2L बाई जी, लेंथ को चेंज करके टाइम पीरियड की बात करेगा, और अगर ये फॉर ए स्मॉल चेंज, अगर स्मॉल चेंज है तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड बराबर, ये पावर यहाँ आ जाएगा, पावर हाफ है ना, तो आगे आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। मतलब अगर इसमें 2% चेंज करेंगे लेंथ में तो ये 1% चेंज होगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। एनीवेज 21% या 10% ये सब बड़ा चीज हो गया, तो देखेंगे 21% कर रहा है ये, तो 21% करेगा तब प्रॉपर आप लिखेंगे कि पहले वाला टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर, उसको हम 100 ले लेते हैं पहले से, L बाई जी 100, ताकि आसानी से परसेंटेज इंक्रीज लिखना आसान हो। 2 पाई रूट अंडर 21% है तो 121 L बाई जी डिवाइड कर दीजिए, कट कुट जाएगा, T बाई टी डैश बराबर ऊपर में 10 बच गया 100 का, और यहाँ पे 11 बच गया, मतलब टाइम पीरियड पहले 10 था अभी 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहा है, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यही तो परसेंटेज चेंज है। तो 11 माइनस 10
डिवाइडेड बाई 10 से 11 हुआ है तो नीचे कौन, पहले वाला डेल्टा टी बाई टी, तो टी कितना है 10, ऊपर डेल्टा टी आया इंटू 100, 1/10 इंटू 100% बराबर 10%। ठीक है। आ 21% से बढ़ाया था लेंथ को और रूट का मामला है, तो जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आती है, कैसे कभी कभी ऑप्शन आपको खुद ही दिख जाता है, तो ये 21 से कम होगा इसमें कोई शक ही नहीं है, और 21 से कम ऑप्शन एक ही दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में टाइम पीरियड दे रहा है, अगर मास m है तो इतना है ठीक है, तो टाइम पीरियड m और k के फॉर्म में क्या होता है 2π√m/k, तो एक बार m है तो टाइम पीरियड t है, 4m हो गया तो 4 का रूट करेंगे बाहर आ जाएगा, 2t हो जाएगा, तो टाइम पीरियड दोगुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, K1 और K2, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कहेंगे कि 1/k is 1/k1 plus 1/k2, सो k इक्विवेलेंट जो आया वो K1 K2/K1 प्लस K2, ठीक है, और टाइम पीरियड बराबर m/k, जो k आया वो लिख दीजिए यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ डाल दीजिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो सीधे K1 प्लस K2 हो जाता। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस है, ये टेस्ट कर रहा है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन का मामला है ही नहीं, ये स्प्रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों स्प्रिंग इंडिपेंडेंटली उस मास से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ही नहीं। ठीक, तब देखेंगे दोनों स्प्रिंग इंडिपेंडेंटली जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। जरा देखा जाए कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे तो दोनों स्प्रिंग एक साथ मिलके काम कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से नया ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा हम राइट खिसका दे तो ये स्प्रिंग वापस इधर खींचेगा, और ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये भी तो इधर ही कहेगा चलने के लिए, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे है जैसे कि ये पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है। जब दोनों ये देखिए खींचिएगा तो दोनों एक साथ बिहेव कर रहा है, तो जब एक साथ बिहेव कर रहा होगा तो ऐसे सोचना है, दबाते तो फिर कहता नीचे चलिए, एक साथ बिहेव कर रहा है। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसलिए यहाँ पे जो k इक्विवेलेंट आएगा वो K1 प्लस K2 हो जाएगा, 2k और k मिलके 3k हो जाएगा, और तब हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और उसमें k का वैल्यू 3 डालेंगे, 3k डालेंगे। ऐसा सा रीजन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। When we start filling an empty bucket with water, the pitch of sound produced goes on decrease. Anyways, पहले बकेट लीजिए, बकेट लीजिए, बकेट में पानी भरना शुरू किया आप, तो क्या कम हो रहा है, तो साउंड के लिए जो बचा हुआ लेंथ है वो कम हो रहा है, तो लेंथ का क्या रिश्ता है फ्रीक्वेंसी से, चूंकि पिच की बात कर रहा है, पिच को कौन रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द पिच। ठीक, तो मान लिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं आप, तो V/4L, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह है, तो V/4L। अब देखिए, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, वो कह रहा नहीं घट रहा है तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन वॉइस इज यूजुअली हायर, ना
फीमेल का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, हाई पिच्ड वॉइस फीमेल का होता है। ऑफ कोर्स एडल्ट ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है, बच्चों की नहीं, बच्चों में तो लगभग सेम पिच होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो ये भी गलत हो गया। ट्यूनिंग फॉर्क, ये इंफॉर्मेशन है, अक्सर जो जिस एलवाय से बनता है वो एलिनवार कहलाता है और स्टील निकल एंड क्रोमियम का बना हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट है, कुछ रीजन का मतलब नहीं है यहाँ। रीजन में अगर ये लिखता कि ये फाइन फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग समझने में मदद करता है और इतना क्लियर इनका इलास्टिसिटी होता है, ये सब कुछ लिख रहा होता तो हम लोग बात करते कि ठीक है रीजन भी है, लेकिन बस स्टेटमेंट ही दे रहा है दोनों। Solids can support both longitudinal and transverse waves, but only longitudinal waves can provide gases। देखिए ट्रांसवर्स वेव होने के लिए साइड वाइज फोर्स लगेगा तभी होगा, और साइड वाइज फोर्स होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी जरूरी है। गैसेस में साइड वाइज फोर्स नहीं लगा सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आज़ाद घूम रहे होते हैं और उनके बीच टक्कर होता है अलग बात है, लेकिन दोनों बॉन्डेड नहीं होते हैं। बॉन्डिंग जरूरी है ट्रांसवर्स वेव होने के लिए। तो सॉलिड्स में भी बॉन्डिंग है, लिक्विड में भी बॉन्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इस पे भी ट्रांसवर्स वेव आ सकता है, पानी पे ट्रांसवर्स वेव आता भी है। ठीक है, तो सॉलिड्स ही नहीं लिक्विड में भी ट्रांसवर्स आ सकता है। और ये क्यों? रिजिडिटी या इलास्टिसिटी का मामला बन रहा है, मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग चाहिए, और तो इसका मतलब वही कारण है और एक्सप्लेनेशन है। अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ए मोनोटॉमिक गैस देन इन डायटोमिक। ठीक है, साउंड का जो वेलोसिटी है वो गामा पी बाई रो होता है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक का गामा ज्यादा होता है। ठीक, तो उसमें ज्यादा तेज चलेगा। जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ती जाती है गामा घटते जाता है, ये बात मशहूर है। तो गामा घटते जाएगा तो वेलोसिटी घटता जाएगा, क्योंकि साउंड को अब वो अच्छे से उतना नहीं आगे बढ़ने देगा, उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जल्दी से आगे आगे। लॉन्गिट्यूडनल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड वेव से, वो उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, विरोध मिलेगा। ठीक है, तो वो सही है पहला वाला। ऑपोजिशन फॉर वेव टू ट्रेवल इन डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस ही न दे रहा है उधर। हाँ ओके, ज्यादा है, हाँ तो ठीक है, कुछ नहीं, डायटोमिक नहीं कम अलाउ कर रहा है तो मतलब अपोजिशन ज्यादा है, तो एसर्शन ठीक का एक्सप्लेनेशन है ये, क्योंकि डायटोमिक में ज्यादा है। यस, देखिए ए चुनने के लिए आपको क्या करना होता है कि एग्जैक्ट कारण दिखे तब, या कारण का कुछ थोड़ा सा पार्ट दिखे तब आपको ए चुनना है। तो है ना, विरोध मिल रहा है, दिया हुआ आंसर गलत है, उसको आप ठीक कर लेंगे। 24 द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मैक्सिमम दो, हालांकि देयर डेंसिटी इज लार्ज। हाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी चाहिए। यहां पे इलास्टिसिटी मतलब अगर आप कंप्रेस कर दिए तो वापस लौटना, ये भी इलास्टिसिटी का पार्ट है। ये आप वो पहले वाला बात ना समझेंगे जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, साइड वाइज फोर्स। यहाँ साइड वाइज फोर्स की जरूरत नहीं है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, तो जो यहाँ पे गैसेस आएंगे उसके लिए बल्क मॉडुलस उसकी जगह ले लेगा, और नीचे में डेंसिटी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होना चाहिए, लेकिन इलास्टिसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डेंसिटी के बढ़ने को भी ओवरकम कर लेता है। तो इसकी वजह से जो ये घटना चाहिए था तब भी नहीं घटता है, क्योंकि इलास्टिसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। किसमें? सॉलिड्स में। देखिए
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज लार्ज, हाँ दैट इज द रीजन. द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम दो देयर डेंसिटी इज लार्ज, हाँ 24 था, हम लोगों ने देख लिया. 25. टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय एट अ डिस्टेंस d exert a force F on each other. कुछ नहीं है, दो चार्ज हैं, इनके बीच की फोर्स की बात कर रहा है और अब इनको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में ले गया है. तो कुछ नहीं, अरे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में जाते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल होता है वो k टाइम्स घट जाता है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स घट जाएगा तो फोर्स भी k टाइम्स घट जाएगा, तो F/2 हो जाएगा, F/2 हो जाएगा. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 25. होप आपको इससे हेल्प मिलेगा और बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.